तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कि टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जो होता है तो उसमें रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो किन चीज़ पर डिपेंड करता है और रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये पिछली क्लास में बताए थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में है ना एक मिनिमम सेपरेशन होगी और जितना कम सेपरेशन पे उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा बोलेंगे। ठीक, तो उस रिजॉल्विंग पावर को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब किसी सर्कुलर अपर्चर से जब स्मॉल सर्कुलर अपर्चर से लाइट वेव पास करती है तो उसका डिफ्रैक्टेड पैटर्न क्या होता है। जैसे कल एनिमेशन में दिखाए थे कि मान लो इस तरीके से एक कार्डबोर्ड है यहाँ पे और उसमें स्मॉल सर्कल क्या बना हुआ है, ये होल किया गया है, स्मॉल होल है और उसके सामने स्क्रीन है, इसके सामने स्क्रीन डाला गया है तरीके से। ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे जो और लाइट रे आ रही है, लाइट रे किस फॉर्म में आ रही है, तो लाइट रे प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में इस तरीके से आ रही है, इस पे लाइट रे प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रही है, या फिर कह लो कि लाइट रे इस तरीके से आ रही है, वे रेज जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जो रेज कार्डबोर्ड से टकराएगा वो क्या करेगा, वो तो रिफ्लेक्ट होके या एब्जॉर्ब होके वहीं रह लेगा, लेकिन जो रेज इस होल से निकल गया, जो रेज इस होल से निकल गया वो पहुंच जाएगा यहाँ तक, वो रेज कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुंचेगा। तो अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो उसके हिसाब से कितना इलाका इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, उसके हिसाब से जो इल्यूमिनेटेड इलाका होगा वो इतना ही होना चाहिए, उसके हिसाब से इल्यूमिनेटेड इलाका जो है इतना होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो है बेंड कर जाता है, लाइट जो है यहाँ से आके मान लो इस तरीके से बेंड कर गया, यहाँ से आना शुरू हुआ, यहाँ से आना शुरू हुआ और यहाँ से उसकी बेंडिंग हो गई और यहाँ पे आया और यहाँ से उसकी बेंडिंग हो गई। और तब जो यहाँ पे पैटर्न बनता है वो डिफ्लेक्टेड पैटर्न इससे बड़ा होता है थोड़ा, ये इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनता है और सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या बनेगा, फिर सेंट्रल डार्क बने, फिर फर्स्ट डार्क बनेगा, फिर सेकेंड डार्क बनेगा और इसी हिसाब से फिर ये आगे चलते चला जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा डार्क बनेगा, इसके ऊपर इस तरीके से डार्क बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा, तो फिर इसके बाद इसके ऊपर से नेक्स्ट ब्राइट बनेगा, नेक्स्ट ब्राइट बन जाएगा। तो पिंक कलर इसमें ब्राइट को शो कर रहा है और ब्लैक कलर डार्क को शो कर रहा है, इस तरीके से बन जाएगा ये। तो इसमें जो है हमें मेनली जो हम सेंस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो सेंट्रल डार्क को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो सेंट्रल डार्क की इसमें क्या थिकनेस होगी, क्या रेडियस होगी, वो हमें मेनली निकालना होता है। तो सपोज करो यहाँ से ये सेंट्रल लाइन है और इससे ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक। तो इसमें से क्या निकल के आता है, इसमें से जो, और ये इसके बीच की सेपरेशन कितनी है, ये d है, और जो अपर्चर है, ये अपर्चर विड्थ जो है
ये विद जो है कौन सा, ये वाला, ये जो स्मॉल विद है इसकी, ये मान लो ए है, ये कितना है, ए है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू जो आ जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन ए के इक्वल आता है। यहाँ ये जो इंसिडेंट लाइट जो है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू लैम्डा है। और ए क्या है, ए जो है डायमीटर ऑफ सर्कुलर होल है, या विद ऑफ सर्कुलर अपर्चर कह सकते हो, और विद ऑफ सर्कुलर अपर्चर ये कर सकते हो। ठीक है, तो कल इतना बताए थे, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था कल? तो ये याद रखना, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आ गया, इसको याद रखना है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कल बताया था ना कि नहीं बताया था? ये बताए थे, यहाँ तक बताया, जैसे यहाँ तक बताया था ना। अब इसमें ये जो सेंट्रल ब्राइट का रेडियस होता है, ये सेंट्रल ब्राइट का रेडियस होगा, इसको मान लो हम R0 बोलते हैं। तो ये R0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये R0 जो आ जाएगा, ये हम लोग d इंटू थीटा लिखेंगे, किसको इस्तेमाल करके, थीटा इक्वल टू L अपॉन R का इस्तेमाल करके। और यहाँ से R0 की वैल्यू जो आ जाती है, अब चूंकि यहाँ पे थीटा काफी स्मॉल होता है, तो थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/22 अपॉन 8। तो ये जो बन जाएगा 1/22 लैम्डा डी अपॉन ए, इस सेंट्रल ब्राइट की रेडियस हो जाती है इन केस ऑफ सर्कुलर अपर्चर। ये इसमें काम आएगा, इसको ध्यान रखना है। दोनों फॉर्मूला, इसमें क्या है, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, ठीक है। अब हटाएं इसको, नो सर, ठीक है, लिखिए। यस सर। अब होता क्या है कि जैसे मान लो हम जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर किसका लिखेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसमें हो गया टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्कोप, और ह्यूमन आई भी क्या होता है, ह्यूमन आई भी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, सेंस ऑफ विजन आ पाता है। इस सब में अगर तुमने रे ऑप्टिक्स से पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था इसमें कि इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, जो हम लोग को पढ़ना है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। और ह्यूमन आई भी जो होता है, ह्यूमन आई क्लास 10 पे पढ़े होंगे, ह्यूमन आई, तो यहाँ पे जो लेंस लगा होता है उसका, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स ही होता है। तो मेनली हम देखेंगे कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रे आती है, तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह होगा, देखो हम अगर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की बात करें, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, आईपीस होता है, यहाँ पे आईपीस होता है। तो ये जो लेंस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रे पास करेगी, इसका जो, और पास करने के बाद जो वो जाके कन्वर्ट करेगी, और वहां पे जो पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि यहाँ पे ये स्मॉल जो अपर्चर यहाँ पे होल लगा हुआ है, इसको कॉन्वेक्स लेंस मानो, और लाइट रे यहाँ से आ रही है, और आके जो ये पैटर्न बनाएगा, उसी हिसाब से पैटर्न बनेगा। लेकिन अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात माने,
अगर हम रे ऑप्टिक्स के हिसाब से चले तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे आके इंसिडेंट होती है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आती होगी, कहाँ से आ रही होगी ये? जिस सोर्स, हाँ, जो जिस सोर्स से आ रही होगी वो इस लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ये इसमें आके इस लेंस के फोकस पे आके मिल जाती है कि नहीं मिलती है, इस लेंस के फोकस पे आके मिलती है। और अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैसा इमेज बनता है, बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। लेकिन ये किसके हिसाब से, ये रे ऑप्टिक्स के हिसाब से कि वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के हिसाब से। अगर वेव ऑप्टिक्स की बात माने तो अगर इस लेंस का जो अपार्चर है, जिसको हम सपोज करो ए मानते हैं, ए अगर छोटा है, ए जो है काफी छोटा है ना, मतलब वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरिजन में लिया जा सकता है, तो यहाँ जो पॉइंट इमेज बनेगा वो रे ऑप्टिक्स का पॉइंट इमेज बनेगा कि वेव ऑप्टिक्स का डिफ्रैक्टेड इमेज बनेगा। मतलब यहाँ हम स्क्रीन अगर डाल दें तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल पॉइंट दिखेगा या फिर एक बड़ा सा सर्कुलर पॉइंट और डार्क और ब्राइट फ्रिंज वाले पॉइंट दिखेंगे कि इसी तरह से दिखेगा, मुझे केवल एक सिंगल पॉइंट दिखेगा, बड़ा सा पॉइंट दिखेगा, बड़ा सा पॉइंट दिखेगा ना, डिफ्लेक्टेड इमेज दिखेगा। तो जहां पे अब होता क्या है कि जहां पे डिफ्रैक्टेड पैटर्न बन रहा है, जहां पे डिफ्रैक्टेड पैटर्न बन रहा है, उस केस में क्या होता है कि अगर इस कॉन्वेक्स लेंस से, इस कॉन्वेक्स लेंस से मान लो सपोज करो ये हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं और दो लाइट का सोर्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे पिछली क्लास में हम ये दिखाए थे कि जो दूर से गाड़ी आ रही, काफी दूर से गाड़ी आ रही है और समझो गाड़ी का ये क्या है, हेडलाइट है। अब इस दोनों से क्या हो रहा होगा, इस पे लाइट आके मान लो इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है और इन दोनों का डिफ्लेक्टेड पैटर्न बनता है, एक का पैटर्न इतना बड़ा और एक का पैटर्न इतना बड़ा। तो अगर ये दोनों डिफ्लेक्टेड पैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, मान लो एक का पैटर्न ऐसे बना और दूसरा का पैटर्न ऐसे बना, इस केस में हम क्या होगा, इस केस में इन दोनों सोर्स को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दो ये अलग सोर्स है कि एक ही सोर्स है। हम कब इसको रिजॉल्व करना शुरू स्टार्ट करते हैं, इसकी रिजोल्यूशन कब स्टार्ट होती है, तुमने देखा होगा एनिमेशन में कि जब ये गाड़ी नजदीक मान लो यहाँ पे आ गया तब जाके इसकी रिजोल्यूशन स्टार्ट हुई। इसकी रिजोल्यूशन स्टार्ट हुई, इसको उसमें क्या हुआ होगा कि इनका जो डिफ्लेक्टेड पैटर्न इधर बन रहा है, जो डिफ्लेक्टेड पैटर्न होगा, मान लो एक का इस तरीके से पैटर्न बन रहा है और दूसरे का जो है, देखो ये दोनों जब एक दूसरे पे इस तरीके से ओवरलैप होंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी नजदीक आएगी ये ओवरलैपिंग जो है कम होते जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट के दरमियान ये पाया गया कि इनका जो डिफ्लेक्टेड पैटर्न होता है, मान लो एक का सेंटर यहाँ पे है और दूसरे का सेंटर यहाँ पे है, तो जब इस तरीके से पैटर्न बनता है उस समय के बाद हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं कि ये जो दोनों है ये अलग अलग सोर्स है, सेम सोर्स नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये क्या है, ये तो एडी डिस्क है, ये तो ब्राइट डिस्क है, ये दोनों का ब्राइट डिस्क है। और ब्राइट के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है, जैसे मान लो ये जो इसका बाउंड्री होगा इस पे क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट डार्क स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो हम इसको कब रिजॉल्व करना कब स्टार्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर एक का मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का जो सेंटर दूसरे के डार्क पे आना शुरू हो जाए तब हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका मैक्सिमा बना, अगर हम इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनाए, अगर हम इसको इस तरीके से इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनाए तो पहले वाले का इंटेंसिटी ग्राफ ऐसे बनेगा एंड दूसरे वाले का इंटेंसिटी ग्राफ ऐसे बनेगा। तो देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो इसको, पहले वाले का जो फर्स्ट, मतलब एक का जो फर्स्ट डार्क है वो सेंट्रल पे ओवरलैप कर रहा है और दूसरे का जो डार्क है इसके सेंटर पे ओवरलैप कर रहा है। यहाँ मतलब इस तरीके से अगर दोनों का, इस पॉइंट का यहाँ पे हमें डिफ्रैक्टेड पैटर्न बनेगा तब जाके हम इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग होगा, एक यहाँ पे हो तब एक यहाँ पे हो, या क्लियरली रिजॉल्व होगा, लेकिन
अगर एक यहाँ पे हो, एक का सेंटर और दूसरा इसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो, तब जाके ये बिल्कुल रिजॉल्व नहीं होगा। तो रिजॉल्व होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेंटर के बीच की दूरी किसके इक्वल होनी चाहिए, जो पॉइंट सोर्स है, तो ये क्या, ये R0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, दो पॉइंट सोर्स है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए वैल्यू R0 के इक्वल होगी कि नहीं होगी। यस सर। इस चीज को ध्यान रखना है। और ये जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम था रेलेज, रेलेज नाम का साइंटिस्ट था, वो बताया। और इसी क्राइटेरिया को हम रेलेज क्राइटेरिया बोलते हैं। कि वो रिजोल्यूशन के बारे में क्या बोला, कि दो पॉइंट सोर्स को हम तभी रिजॉल्व कर पाएंगे जब उनके डिफ्रैक्टेड पैटर्न इस तरीके से ओवरलैप हो कि दोनों का सेंटर एक दूसरे के सर्कमफरेंस के पे लाई करे, है ना। या फिर कह सकते हैं कि एक का डार्क दूसरे के सेंटर ब्राइट पे जब आ जाए तब हम जस्ट रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे दूर जब मान लो, फिर ये यहाँ पे है, इसको हम फिर से अलग बनाते हैं कि एक का सर्किल यहाँ है और दूसरे का सर्किल जो है अभी ये रिजॉल्व नहीं करेगा, अभी ये कंप्लीटली ओवरलैप है, तो ये क्या होगा, इसमें रिजोल्यूशन नहीं होगी। जब ये नजदीक आना शुरू होगा तो ये धीरे धीरे दूर जाना शुरू होगा। और समझ लो यहाँ पे आ गए, मतलब ये जो हम मूव करा रहे हैं ये इसके सेंटर पे आ जाएगा, तब जाकर रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे ये और दूर चलते चले जाएगा उतना बेटर रिजोल्यूशन तुम्हें मिलेगा। तो मिनिमम रिजोल्यूशन के लिए इसको कहां पर आना है, मिनिमम रिजोल्यूशन के लिए इन दोनों को इसके इस तरीके से ओवरलैप करना है कि पहले का सेंटर दूसरे के डार्क पे और दूसरे का सेंटर पहले के डार्क पे लाई करे, और इन दोनों डिस्क के बीच में मिनिमम सेपरेशन R0 के इक्वल हो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो इसी कंसेप्ट को लेके बढ़ना है, और इसी में हमें टेलीस्कोप के लिए और माइक्रोस्कोप के लिए क्या रिजॉल्विंग पावर होगा इसका फॉर्मूला देखना है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, अभी हम लिखाएंगे, उसको लिखना है। तो पहला तो ये लिख लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। और दूसरा हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि when object is at infinite distance with respect to optical instrument, है ना, कौन सा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ह्यूमन आई। और यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है, सब में कौन सा होता है, सब में होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, सब में मेन बेसिक कंपोनेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है। then its point size image formed at its focus, but if aperture of convex lens किसका, of optical instrument, aperture of convex lens is small, then we observe diffracted image of object, that is
circular disk, that is circular disk surrounded by several progressively fainter secondary ring मतलब प्रोग्रेसिव फैक्टर मतलब जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उसकी इंटेंसिटी कम होते जाती है। ठीक है, यहां तक ठीक ना? यस सर। अब ये सारी बातें बताएं उसी को हम लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कि अब एक ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट होगा तब उनके बीच में एक मिनिमम सेपरेशन होनी चाहिए ताकि उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन two distinct objects are viewed through lens या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, then there will be minimum separation between them up to which we can distinguish them separately। क्यों? क्योंकि इमेज जो होगा बिकॉज image formed is diffracted। इसी मिनिमम सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन लिमिट बोलते हैं। इसी मिनिमम सेपरेशन को रिजोल्यूशन लिमिट बोला जाता है एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट को हम लोग रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो आगे लिखते हैं इसमें कि दिस मिनिमम separation is known as resolution limit, RL से इसको हम डिनोट करेंगे, and the reciprocal of resolving limit is known as resolving power, RP। इसका मतलब RP इक्वल टू हो जाएगा 1/RL। तो जैसे मान लो ये हमने लेंस लिया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक का यहाँ डिस्क बना और इस तरीके से दूसरे का डिस्क बना। तो अब इनके बीच में यहाँ पे ये जो मिनिमम सेपरेशन होगा, इसी मिनिमम सेपरेशन को रिजोल्यूशन लिमिट बोला जाएगा। और ये मिनिमम सेपरेशन जितना कम होगा, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये जैसे मान लो अगर गाड़ी की हेडलाइट काफी दूर थी और जब दूर था तो उसके बीच में मैंने मान लो ये टेलीस्कोप रख दिया और तब ये तुमको अलग अलग दिखा रहा है, इसका मतलब इसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा है। तो जितना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उनको रिजॉल्व करके तुमको अलग दिखा दे, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी।
समझ में आया? यस सर। ओके। सर आर नॉट और आर एल अलग अलग होता है। और आर एल तो ये होगा ना कि इन दोनों को, आर नॉट तो अलग हुआ, आर नॉट तो आएगा कि जब रिजॉल्व करना स्टार्ट होगा, वो तो रिजॉल्विंग लिमिट निकालने में काम आएगा। लेकिन रिजॉल्विंग लिमिट हो जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट को तुम कितना मिनिमम सेपरेशन पे डालोगे ताकि उसको तुम क्लियरली अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाओ। तो आर नॉट तो हुआ कि इसमें से देखो, इसमें से एक जो डिस्क बना, इसमें से जो एक डिस्क बना उसकी रेडियस हो गई नहीं, वो इसमें से एक डिस्क तो बना सर जिस उसकी, टाइम पे आर नॉट आएगा उसी टाइम वाले डिस्टेंस को ना आर एल हाँ उसी टाइम वाले को हम ये डी, तो ये आर नॉट तो यहाँ आएगा, आर नॉट किस में आएगा? इमेज में आर आएगा, नॉट इमेज में आएगा और इमेज में आर एल आएगा। तो ऑब्जेक्ट में इन आएगा। दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होना चाहिए, उसको निकालने में आर नॉट इस्तेमाल होगा। तो हमें तो ये डी मिनिमम निकालना है। ये सर आप वो अलग अलग करके बनाए थे ना, तो हमको लगा आर एल कभी भी निकल सकता। नहीं नहीं, वो आर एल होगा वही डी मिनिमम, समझ लो। इसको हम यहाँ फिगर बना देते हैं, यहाँ हम फिगर बनाते हैं, देखो यहाँ पे अच्छे से हम फिगर बना देते हैं। ये तुम्हारा मान लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेंस है, और यहाँ पे नीचे बना रहे हैं, ये सपोज कर लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और सपोज करो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक से लाइट निकल के ऐसे जा रही है, और दूसरे से जो निकल के जा रही है, और यहाँ इमेज बन रहा है। अब पहले वाले का डिस्क जो है वो इस तरीके से बना, पहले वाले का डिस्क इस तरीके से बना, और दूसरे वाले का जो डिस्क है वो इस तरीके से बना। ठीक, अब यहाँ पे ये सेपरेशन जो होगी, ये सेपरेशन आर नॉट होगी, तो इसके बीच में ये रिजॉल्विंग लिमिट आएगा, जो वैल्यू यहाँ डी मिनिमम हमें निकालनी है। यही डी मिनिमम कितना होगा, यही इसका रिजॉल्विंग लिमिट हो जाएगा जब इमेज इस तरीके से बनने लगे। अब क्लियर, इसमें दिक्कत? यस सर। ओके, चलो बैक पेज बोला था किसी ने, बैक पेज कर देते हैं। यही पे चाहिए था ना? हो जाए तो बोल देना। हो गया। अब ये चीज की, हाँ यही दोनों डिस्क यही बनने लगे, ये किसने बताया? तो ये बताया रेज नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस कंडीशन को भी आगे लिख लो, क्योंकि ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि उसने क्या बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रे Lears, two images of two objects are said to be just resolved when central maxima of one diffracted image falls on first minima of other, and vice versa, and
वाइस वर्सा, मतलब दूसरे का उस पे आना चाहिए। दिस इज नोन एज रेलिस क्राइटेरियन। कहने का मतलब ये अगर मेरा, ये भी पहले फिगर बनाया तो वही फिर से बनाएंगे, ये अगर लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे इससे दूर कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लो पहला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है और दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर है, तो जो पहला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसका कहाँ बनेगा, इसका तो यहीं पे बन जाएगा डिफ्लेक्टेड पैटर्न। तो पहले वाले का डिफ्लेक्टेड पैटर्न मान लो यहीं बन गया, और कहाँ पे बनेगा, इसके फोकस पे बनेगा। याद रखना कहाँ पे बनेगा, ये इसके फोकस पे बनेगा, इससे काफी दूर है तो बनेगा इसके फोकस पे, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। ये जो बनेगा यहाँ पे स्क्रीन हम डालेंगे तो इस समय जो इसकी दूरी होनी चाहिए, ये स्क्रीन हमने डाला हुआ है, और लेंस जो है, लेंस से इस समय डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी इसके फोकस के इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इसके फोकस के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसका आर नॉट, इसका आर नॉट यहां निकालोगे तो आर नॉट के फॉर्मूले में क्या आएगा, आर नॉट के फॉर्मूले में 1.22 लैम्डा, और इसकी अपार्चर, अगर इसकी अपार्चर कितनी है, ए है, तो लैम्डा एफ अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जरूरी पड़ता है। अब मान लो दूसरा काम यहाँ बनाते हैं, तो दूसरा का जो डिस्क बनेगा, दूसरे का डिस्क कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये मान लो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, अलग अलग कलर भी दे देते हैं। तो ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर, तो इन दोनों के सेंटर के बीच में सेपरेशन जो होनी चाहिए वो आर नॉट के इक्वल होनी चाहिए, और तब जाके यहाँ पे यही डी मिनिमम जो होगा इसका रिजोल्यूशन लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर नॉट होगा। अगर इसका यहाँ पे हम इंटेंसिटी कर्व भी साथ में ड्रॉ कर दें तो ये बनेगा पहले वाले का, इसी लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये पहले वाले का इंटेंसिटी, इस तरीके से पहले वाले की इंटेंसिटी, और यहाँ से दूसरे वाले की इंटेंसिटी। तो यही क्राइटेरिया। ये क्या है, ये इमेज अभी जस्ट रिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे अभी जो है जस्ट रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जस्ट रिजॉल्विंग स्टार्टेड। तो इसका सेपरेशन अगर इससे क्या, दोनों सर्कल बनेगा उसका रेडियस सेम ही होगा। हाँ तो पॉइंट दूर से दोनों, कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट पॉइंट ही नहीं जाएगा ना तुमको। यस सर। काफी इनफाइनाइट सेपरेशन तो अगर सीधे कोई एक सर्कल का रेडियस पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही सेम ये फार्मूला हमें जो करना है उसमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, तो क्या ये तुमको अब एक ऑब्जेक्ट दिखेगा कि दो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये यहाँ पे इसके बीच का सेपरेशन तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। हाँ, अब इससे दूर ले जाओगे, एक को इधर ले जाओगे, एक को इधर ले जाओगे, तब इसका जो है यहाँ सेपरेशन, जो इसका डिस्क कहीं और बनेगा, इसका डिस्क कहीं और बनेगा, तो ये जो होगा वेल रिजॉल्व हो जाएगा। अभी समय में ये होगा वेल रिजॉल्व होगा, और अभी जो कंडीशन ये जस्ट रिजॉल्व बोलेंगे, जस्ट रिजोल्यूशन स्टार्ट, तो ये जस्ट रिजॉल्व है। तो इसमें हम आगे फिगर बना देते हैं फिर से, इसमें ये वेल रिजॉल्व होगा। तो मान लो ये है यहाँ पे, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका सेंट्रल डिस्क तो यहाँ बनेगा, और एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो इसका डिस्क यहाँ पे बनेगा, तो ये होगा वेल रिजॉल्व। इसमें हम क्लियरली देख पाएंगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, ये काफी मुश्किल माना जाता है इसको समझना, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है।
और नॉर्मल, ये भी लिख लेना, जरूरत पड़ता है कि नॉर्मल ह्यूमन, जैसे ये जो एंगल होगा ना, यही होगा एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, कि इन दोनों के बीच की कितनी एंगल होनी चाहिए ताकि रिजॉल्व हो सके। तो ये जो थीटा होता है, ये होता है एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। ये थीटा फॉर, है ना, एक ठीक ठाक, मतलब कि जिसके आई में कोई डिफेक्ट ना हो, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये थीटा फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अप्रोक्सीमेटली, अब अलग अलग किताबों में अलग अलग है, 1 मिनट के इक्वल होना चाहिए। 1 मिनट मतलब कितना, ये है 1/60 पावर ऑफ डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि ये कितना एंगल होगा? देखो कितना एंगल होगा ये। मान लो हम एक सर्किल लेते हैं इस तरीके से, तो एक सर्किल में कितने डिग्री एंगल होता है? 360। 360। तो उसमें से 1 डिग्री एंगल कितना होगा? तो हम यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं कि मान लो इसको 1 डिग्री एंगल है, ये 1 डिग्री एंगल है, ये कितना है? ये 1 डिग्री एंगल। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? इसको 60 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो इसको जब 60 पार्ट में डिवाइड करोगे, और तब जो एंगल बनेगा यहाँ पे, यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम 1 डिग्री एंगल बोलेंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए एंगल 1 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होगा तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम देखते हो कि आसमान में जो स्टार्स दिखते हैं, वो हम तभी रिजॉल्व कर पाते हैं जब दो स्टार्स जो हमारी आंखों पे एंगल बना रहा होता है, वो एंगल 1 मिनट से ज्यादा हो, 1 मिनट से ज्यादा। चलो नेक्स्ट सेशन में एंट्री करो, बैक, जल्दी लिख लो, टाइम खत्म होने वाला है। यही ना कि इसे और भी पीछे भी? यस सर, हो गया।